हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ अ स्टार वाइंडिंग। अगर हमारे पास एक स्टार वाइंडिंग दी गई है तो उसका पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। और एक और बात, अगर आपको ये सारे नोट्स का पीडीएफ चाहिए और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे आप हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो 9981479724। इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ऐड कर दूंगा हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में विथ अ वेरी 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 मिनिमल फी। चलिए, तो आज हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ अ स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं एक रैंडम स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग का। ये है कोई भी एक रैंडम स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग। और मान लेते हैं करंट क्या है, बाहर की तरफ है, जैसे कि अल्टरनेटर के केस में होता है। तो यहाँ से करंट जा रही है आई ए, यहाँ से करंट जा रही है आई बी, और यहाँ से करंट जा रही है आई सी। तो अगर ये एक अनबैलेंस सिस्टम है तो आप मुझे बताइए, जो करंट है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस। तो आई ए को हम लिख सकते हैं क्या, इस तरह से आई ए वन प्लस आई ए टू प्लस आई ए थ्री। सिमिलरली आई बी इज इक्वल टू आई बी वन प्लस आई बी टू प्लस आई बी थ्री। आई सी इज इक्वल टू आई सी वन प्लस आई सी टू प्लस आई सी थ्री। राइट। तो एक एक करके हम तीनों सर्किट को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए। फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, तो एक सर्किट बनाते हैं स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग की। ये स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग का सर्किट है। मान लीजिए सारे इम्पीडेंसेस जो वैल्यू है वो है Z1। और यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क है तो हम सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट को शो करेंगे। तो ये हो जाएगा आई ए वन, ये है आई ए टू, ये है आई ए थ्री। और हम कनेक्ट कर देते हैं एक इम्पीडेंस इसके न्यूट्रल से और कर देते हैं उसे ग्राउंड। Zn इम्पीडेंस को हमने ग्राउंड कर दिया विथ दिस न्यूट्रल N। और इसके थ्रू करंट हम मान लेते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आई एन। तो अब मुझे बताइए पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज Z1 इम्पीडेंस के अक्रॉस कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि हमेशा इम्पीडेंस से जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करती है। तो यहाँ से करंट एंटर कर रही है और नेगेटिव से क्या है, बाहर निकल रही है। सिमिलरली यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट। अप्लाई KCL एट न्यूट्रल N। अप्लाई KCL एट न्यूट्रल N। टोटल करंट क्या हो जाएगी, आई एन एंटर कर रही है और बाहर कौन कौन सी करंट निकल रही है, आई ए वन प्लस आई ए टू, सॉरी सॉरी सॉरी, आई ए वन प्लस आई ए, यहाँ पे मिस्टेक है, आई तीनों फेज के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा हमें। आई बी वन, आई सी वन, आई बी वन, आई सी। अब मुझे बताइए, हम बात कर रहे हैं, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए। तो बैलेंस, किसी भी बैलेंस सिस्टम के लिए जो सम ऑफ थ्री फेज करंट है वो क्या होता है, जीरो।
फॉर बैलेंस सिस्टम IA1 प्लस IB1 प्लस IC1 बराबर 0 किसी भी बैलेंस सिस्टम के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट IN इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा कॉन्क्लूजन क्या मिल रहा है कि न्यूट्रल के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगी जब हमारा सिस्टम बैलेंस है। तो अब देखिए यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं KVL और मान लेते हैं इसके क्रॉस वोल्टेज है VA1। तो VA1 की वैल्यू निकालिए ज़रा, कितनी हो जाएगी। VA1 हमें मिल जाएगा माइनस IA1Z1। अब हम इन दो इस या अकेले इस इक्वेशन के बेसिस पे हम बना सकते हैं क्या अपना इक्विवेलेंट सर्किट जो कि हमें बनाना है। इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन जाएगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले बनानी पड़ेगी रेफरेंस बस। मान लेते हैं ये हमारी क्या है, रेफरेंस बस। हम सिर्फ फेज ए के लिए शो करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम फेज ए का इम्पीडेंस शो कर देंगे और यहाँ से हमें मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज हमने क्या लिया हुआ है, VA1। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रहा है VA1 प्लस माइनस ये है Z1 और करंट यहाँ से कितनी आ रही है, IA1, और यही करंट यहाँ से बाहर निकलेगी। तो ये हमारा बन गया क्या, इक्विवेलेंट सर्किट, राइट। इसके बारे में और डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे, राइट। पहले हम देख लेते हैं कि ये बनता कैसे। तो ये हमने बनाया पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए। अब हम देखते हैं नेगेटिव सीक्वेंस के लिए। तो हेडिंग डाल लीजिएगा फॉर नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। फॉर नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। वही सेम प्रोसेस हमें करनी है, एक स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग लेना है। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सीक्वेंस की। तो जो इम्पीडेंस की वैल्यू है कुछ अलग ले लीजिए, इसको Z2 ले लीजिए। Z2 करंट हमें क्या लेना पड़ेगा, आप नेगेटिव सीक्वेंस करंट लेनी पड़ेगी हर फेज की। तो पहले हम IA1 IB1 और IC1 ले रहे थे, अब हम लेंगे IA2 IB2 IC2। हम कनेक्ट कर देते हैं एक इम्पीडेंस न्यूट्रल के थ्रू और इसे कर देते हैं ग्राउंड। ये है ZL। अब अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट जो न्यूट्रल से करंट है उसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ये है न्यूट्रल N। यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं KCL। तो अप्लाई KCL एट न्यूट्रल N। न्यूट्रल N में अगर हम KCL अप्लाई करते हैं तो हमें IN की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, IA2 प्लस IB2 प्लस IC2। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो फॉर बैलेंस नेटवर्क IA2 प्लस IB2 प्लस IC2 बराबर 0। इसका मतलब न्यूट्रल करंट क्या हो जाएगा, 0। तो नेगेटिव सीक्वेंस की कंडीशन में भी न्यूट्रल से जो करंट है वो फ्लो नहीं होगी। तो अब अगर हम वोल्टेज निकालना चाहें, फेज वोल्टेज, तो ये हो जाएगा VA2। VA2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं हम क्या, KVL। अब पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इम्पीडेंस से हमेशा जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करती है और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलती है। ये हो जाएगा प्लस माइनस VN न्यूट्रल वाला वोल्टेज।
तो मुझे बताइए न्यूट्रल का जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा। न्यूट्रल का वोल्टेज हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि करंट हमेशा नेगेटिव से बाहर निकलेगी, पॉजिटिव से एंटर करेगी। न्यूट्रल से जो वोल्टेज है वो जाएगा माइनस आई एन जेड एन। अब क्योंकि आई एन जीरो है तो वी एन भी क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर हम इस सर्किट में केवीएल लगाते हैं तो हमें वी ए टू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वी ए टू हमें मिल जाएगा माइनस आई ए टू जेड टू। तो इस पर्टिकुलर सर्किट की हेल्प से हम इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, जो कि हमारा एम है इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। तो इक्विवेलेंट सर्किट, देखिए कैसे इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। हमारा आउटपुट क्या है, वी ए टू, तो इसे ले लेते हैं रेफरेंस, ये रेफरेंस बस हो गई। जो इम्पीडेंस है वो है Z2, तो ये हो गया इम्पीडेंस Z2। आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, VA2, तो यहाँ से हमें आउटपुट मिल गया VA2, ये है Z2। और करंट हमेशा पॉजिटिव से एंटर करती है, सो IA2 नेगेटिव से बाहर निकल रही है। तो ये हमारा बन गया इक्विवेलेंट सर्किट फॉर नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। अब एक और बचता है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो हेडिंग डाल लीजिएगा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, और हम देखेंगे कि जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के लिए कैसे हम इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, एक स्टार वाइंडिंग बनाइए। अब हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो इम्पीडेंस हम मान लेते हैं Z0, Z0, Z0। करंट हम मान लेते हैं IA0, IB0, IC0। Z, ये न्यूट्रल से एक इम्पीडेंस कनेक्ट करते हैं, यह है न्यूट्रल N, ये इम्पीडेंस Z है। अब IA0, IB0 और IC0 की करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग न्यूट्रल करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, IN, क्योंकि IN से जो न्यूट्रल करंट है वो आ रही है न्यूट्रल की तरफ। तो अप्लाई KCL एट न्यूट्रल N। न्यूट्रल N पे हम अप्लाई करते हैं KCL, तो IN की वैल्यू क्या हो जाएगी, IA0 प्लस IB0 प्लस IC0। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बैलेंस सिस्टम तो है नहीं, क्योंकि इसमें न्यूट्रल से करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि ये जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है। और हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूट्रल करंट क्या होती है, 3 टाइम्स ऑफ IA0। क्लियर, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि जो न्यूट्रल करंट होती है वो जीरो सीक्वेंस करंट के 3 टाइम्स होती है। और हम जानते हैं पोलैरिटी क्या हो जाएगी, Z0 के क्रॉस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से एंटर करेगी। सिमिलरली ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो न्यूट्रल के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, दैट इज VN। VN हो जाएगा माइनस IN ZN, इक्वेशन 3। So from equation second and third, from equation second and third, IN की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो हमें न्यूट्रल के क्रॉस का वोल्टेज कितना मिल जाएगा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ IA0 ZN। VN हमें इतना मिल गया। अब क्या यहाँ पे VAN जीरो है, क्या यहाँ पे V या VN वोल्टेज अक्रॉस न्यूट्रल जीरो है, बिल्कुल भी नहीं। हियर
voltage across neutral is not zero। पहले क्या था, न्यूट्रल के क्रॉस वोल्टेज जीरो था, नेगेटिव सीक्वेंस के लिए भी और पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए भी। यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस में भी देख लेते हैं, न्यूट्रल के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, माइनस आई एन जेड एन। आई एन की वैल्यू जीरो, तो न्यूट्रल का वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। बट जीरो सीक्वेंस के केस में न्यूट्रल के क्रॉस का वोल्टेज जीरो नहीं है, उसकी कुछ न कुछ वैल्यू है। तो अब बताइए, अगर हम बी ए नॉट निकालें इसके और ग्राउंड के थ्रू, न्यूट्रल के थ्रू, या ग्राउंड से मान लीजिए, क्योंकि अब तो जो न्यूट्रल का वोल्टेज है वो जीरो नहीं है, न्यूट्रल का कुछ ना कुछ वोल्टेज है, तो न्यूट्रल के वोल्टेज को भी काउंट करना पड़ेगा केवीएल लगाते टाइम। तो हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ तक केवीएल लगाना है, तो अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल। तो हमें वी ए नॉट क्या मिल जाएगा, वी ए नॉट मिल जाएगा वी एन माइनस आई ए नॉट जेड नॉट। पहले के दो केसेस में, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस के केस में क्या हो रहा था कि न्यूट्रल के क्रॉस का वोल्टेज जीरो था, तो हम डायरेक्ट माइनस आई ए वन जेड वन माइनस आई ए टू जेड टू लिख रहे थे। बट यहाँ पे वी एन को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वी एन की वैल्यू जीरो नहीं है फॉर जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। अब वी एन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, वी एन की वैल्यू कितनी है, माइनस आई ए नॉट जेड एन। तो वी ए नॉट हो जाएगा, वी एन हमें दिया गया है माइनस थ्री आई ए नॉट जेड एन माइनस आई ए नॉट जेड नॉट। तो वी ए नॉट हो जाएगा माइनस आई ए नॉट थ्री जेड एन प्लस जेड नॉट। तो अब जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे हम, वो इस इक्वेशन के बेसिस पे करेंगे। तो देखते हैं कैसे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया जा सकता है। इक्विवेलेंट सर्किट, सबसे पहले एक रेफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे अब हमें दो इम्पीडेंस लगाने पड़ेंगे, एक जेड नॉट और एक जेड एन, थ्री जेड एन। तो ये हो गया जेड नॉट, ये हो गया थ्री जेड एन, और आउटपुट में हमें मिल गया वी ए नॉट। ये है जेड नॉट, ये है थ्री जेड एन, और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, आई ए नॉट, करेक्ट। तो ये हमारा बन गया इक्विवेलेंट सर्किट फॉर नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। बट अगर हमने ग्राउंड नहीं किया हुआ है, अगर हमने न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं किया हुआ है, इफ न्यूट्रल इज नॉट ग्राउंडेड, तब ये सर्किट, रेफरेंस वाला सर्किट कैसे, सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे चेंज हो जाएगा, रेफरेंस, ये है जेड नॉट, अगर सर्किट कनेक्टेड नहीं है तो न्यूट्रल का इंपीडेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो न्यूट्रल का इंपीडेंस को हम कर देंगे ओपन, जिसकी वजह से वी ए नॉट हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि करंट यहाँ तक जाएगी ही। अब मान लीजिए हमने न्यूट्रल को ग्राउंड तो किया है, बट किसी भी इंपीडेंस के थ्रू ग्राउंड नहीं किया है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इंपीडेंस Zn के थ्रू ग्राउंड कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, सॉलिडली ग्राउंड कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली शॉर्ट कर रहे हैं। इफ द न्यूट्रल इज सॉलिडली ग्राउंडेड, if the neutral is solidly grounded without any impedance, without any
इम्पीडेंस। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो किस तरह से बनेगा, ये है रेफरेंस, ये है Z0 और न्यूट्रल का जो इम्पीडेंस था Zn उसको हमने शॉर्ट कर दिया और आउटपुट हमें मिल जाएगा VA0। करंट हमारी एज यूजुअल IA0 फ्लो होगी, यहाँ से करंट IA0 क्या हो जाएगी, 0, राइट। तो ये तो हमने देखा स्टार कनेक्शन के केस में। अब डेल्टा कनेक्शन के केस में सारी चीजों को एक बार वापस से देखते हैं। So for delta connection, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं स्टार कनेक्शन सॉरी डेल्टा कनेक्शन वाइंडिंग के लिए। तो ये हमने बना दिया डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग। अब हम डायरेक्टली देखते हैं जीरो सीक्वेंस के लिए, क्योंकि जीरो सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए कि हम डायरेक्टली जीरो सीक्वेंस के लिए क्यों देख रहे हैं डेल्टा के केस में। तो जीरो सीक्वेंस यहाँ पे करंट ले लेते हैं, IA0, IB0, IC0। अब करंट ऐसे सर्कुलेट होगी, यहाँ से करंट फ्लो होगी IAB0, यहाँ से करंट जाएगी IBC0, ये वाली करंट होगी ICA0। इसको ले लेते हैं नोड X। तो अप्लाई KCL एट नोड X। नोड X पे KCL अप्लाई करते हैं तो IA0 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ICA0 माइनस IAB0। और हम जानते हैं इस सर्किट को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि IAB0 is equal to IBC0 is equal to ICA0। So from equation first and second, from equation first and second, IA0 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि बराबर है, करेक्ट। तो इन लाइन जीरो सीक्वेंस करंट इज एब्सेंट। यहां से हमने क्या प्रूव किया, नोट लिख लीजिएगा, जीरो सीक्वेंस करंट विल एब्सेंट इन लाइन। जीरो सीक्वेंस करंट will absent in line, मतलब zero sequence current will only present in phase। Zero sequence current will only present in phase। ये क्लियर हुआ। अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसे बनेगा, हम ले लेते हैं रेफरेंस, ये है Z0, करंट यहां से फ्लो हो सकती है, ये है Z0, IA0 करंट क्या हो जाएगी, 0। अब इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे, राइट, ये आएगा एक बार और। अब हम अल्टरनेटर की बात कर लेते हैं।
क्या होगा अगर हमारा अल्टरनेटर स्टार कनेक्टेड है तो हेडिंग डाल लीजिएगा स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर। तो अब हम अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं, तो हम वहां पे सिर्फ वाइंडिंग की बात कर रहे थे राइट, इसीलिए हमने ईएमएफ को शो नहीं किया था। यहाँ पे अब हम स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं, यानी कि अल्टरनेटर की जो वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है, प्लस हमें यहाँ पे ईएमएफ को भी शो करना पड़ेगा बिकॉज वी आर शोइंग स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग फॉर अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर जो ईएमएफ जनरेट करेगा वो भी हमें दिखाना पड़ेगा हर फेज के लिए। तो ये हमने शो कर दिया। आई ए, आई बी, आई सी, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर फेज ए, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर फेज बी, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर फेज सी। और न्यूट्रल को हमने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से विद द हेल्प ऑफ अ इम्पीडेंस Zn। Zn करेक्ट, करंट एज यूजुअल इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। बट यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस या पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस के साथ डील करेंगे, नेगेटिव सीक्वेंस नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज इन आवर प्रैक्टिकल सिस्टम, अगर हम अपने प्रैक्टिकल अल्टरनेटर्स की बात करें जो कि पावर स्टेशंस पे लगे होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस जो ईएमएफ है वो हमें मिल सकता है, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस नहीं। कैसे? यहाँ पे लिख लीजिएगा एक पॉइंट, इन आवर प्रैक्टिकल सिस्टम, in our practical system EMF can only have positive sequence, not zero and negative sequence। जीरो और नेगेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होता है जब हम प्रैक्टिकल अल्टरनेटर्स की बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है आइए देखते हैं। तो एक हम, ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, एक अल्टरनेटर ले लेते हैं और ये है रोटर, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। थ्री फेज वाइंडिंग को शो कर देते हैं, ये है ए, ये है ए डैश, ये है बी, ये है बी डैश, ये है सी, ये है सी डैश। तो अब देखिए, अभी इस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे अभी रोटर है, इस पोजीशन पे जो कंडक्टर ए है वो डायरेक्टली नॉर्थ पोल के अंडर आ रहा है। मतलब कंडक्टर ए में क्या होगा, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सबसे पहले मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कंडक्टर ए में। अब क्योंकि ये अल्टरनेटर है तो हम इस रोटर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। तो किसी न किसी पोजीशन पे ये जो नॉर्थ पोल है ये अब किस तरह किसके अंडर आ जाएगा, ये किसके अंडर आ जाएगा बताइए, कंडक्टर बी के। तो इसको मैं शो कर देता हूँ। अब हमारा जो रोटर है वो रोटेट होके इस पोजीशन पे आ चुका है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मतलब अब जो
बी फेज है या जो कंडक्टर बी है उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो ए के बाद बी में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मतलब ए बी कितने डिग्री के बाद, 120 डिग्री के बाद। अगर आप एंगल बनाओ तो ये 120 डिग्री का बनेगा। फिर ये तो रोटेट हो ही रहा है क्योंकि हम रोटर को क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, तो ये नॉर्थ पोल कभी ना कभी सी के अंदर पहुंचेगा, तो फिर सी में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब यहाँ पे फेज सीक्वेंस क्या बना, ए बी सी, और ए बी सी कैसा होता है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, करेक्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वाइंडिंग्स आर फिजिकली प्लेस्ड एट 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, because windings are physically placed at 120 degree phase displacement, राइट। अगर हमने ए के बाद यहाँ पे सी रखा होता तब फेज सीक्वेंस नेगेटिव हो जाता, बट प्रैक्टिकली हमारा क्या होता है, ए बी सी फेज सीक्वेंस में हम वाइंडिंग को पुट करते हैं, इसीलिए पहले ईएमएफ जो मैक्सिमम है वो ए कंडक्टर में है, फिर बी में, फिर सी में, तो ये फेज सीक्वेंस पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा, राइट। तो ये रीजन है कि हमेशा प्रैक्टिकल सिस्टम में हमेशा जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव सीक्वेंस होता है, नॉट नेगेटिव, नॉट जीरो। So let us do the analysis of positive sequence in the case of alternator. Positive sequence network for alternator. तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई ए रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, जे एक्सेस सिर्फ रिएक्टेंस, और क्या लगा हुआ है, एक लोड जिसके क्रॉस वोल्टेज है वीटी, राइट। अब मान लेते हैं कि फॉल्ट आ गया, इस पॉइंट पे फॉल्ट आ गया और यहाँ से जो वायर है वो टूट के जमीन पे गिर गया, ये ग्राउंडेड होता है, ये टूट के जमीन पे गिर गया, तो जो लोड है वो डिस्कनेक्ट हो गया, जो अब करंट, जो आर्मेचर करंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से बाईपास हो जाएगा, लोड में करंट नहीं जाएगी। तो अब अगर हम आर्मेचर करंट का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ई ए डिवाइडेड बाई एक्सेस, जे एक्सेस, तो जे को ऊपर लेके जाइए, क्या मिल जाएगा हमें, ई ए अपॉन एक्सेस एंगल -90। इसका मतलब जो फॉल्ट करंट है, ये फॉल्ट की तो करंट है, यहाँ पे फॉल्ट आ चुका है, मतलब यहाँ का जो वायर था यहाँ से टूट के जमीन पे गिर गया, तो जो आर्मेचर करंट है वो 90 डिग्री लैग करेगी विथ रिस्पेक्ट टू ईएमएफ। आर्मेचर करंट लैगिंग ईएमएफ बाय 90 डिग्री, अगर करंट ईएमएफ से 90 डिग्री लैग करती है तो कौन सा कंडीशन बनता है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग की कंडीशन, तो ये कंडीशन बन जाएगी जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। और हम जानते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन फॉर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग क्या होता है, देख लेते हैं। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई ए, हम जानते हैं कि जो फील्ड एमएमएफ है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ से 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। अब यहाँ पे अगर जो पावर फैक्टर है वो प्योरली लैगिंग है,
तो आर्मेचर करंट 90 डिग्री लैग करेगी विथ रिस्पेक्ट टू ईएमएफ। आर्मेचर करंट के साथ फेज में कौन होता है? आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट के साथ फेज में कौन होता है? आर्मेचर एमएमएफ। तो एफ ए आर को हमने फेज में बना दिया। अब फील्ड एक्सिस को ही डी एक्सिस डायरेक्ट एक्सिस बोलते हैं यार, इतना तो आपको पता होगा। फील्ड एक्सिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सिस और डी एक्सिस। ये मैंने अल्टरनेटर में पढ़ा है आपको। तो अब एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे आ गया फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट। जो वायर है वो टूट के जमीन पर गिर गया, तो जमीन से क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो शॉर्ट सर्किटेड आर्मेचर करंट है, इस कंडीशन में ये फॉल्ट करंट ही तो है। जो आर्मेचर करंट है वो किस एक्सिस पे लाई कर रही है? डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। आप देख सकते हो ये एक्सिस फील्ड एक्सिस वाली ही है, फील्ड एमएमएफ। आप देख सकते हो एफ एफ की एक्सिस जो है ये फील्ड एक्सिस है, और इसी एक्सिस में हमारा आर्मेचर करंट लाई कर रहा है। मतलब आर्मेचर करंट इज या आर्मेचर एमएमएफ लाइज अलोंग डी एक्सिस। और हम जानते हैं कि डी एक्सिस पे if armature mmf lies along d axis, then armature reactance is nothing but armature reactance along d axis. करेक्ट। सिंक्रोनस रिएक्टेंस मैंने क्या बताया है? सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस किसका किसका सम होता है? लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्टेंस। और यहाँ पे आर्मेचर रिएक्टेंस किसके बराबर है? आर्मेचर रिएक्टेंस अक्रॉस डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस एक्सएल प्लस एक्स ए डी। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? एक्स डी। तो एक्सएस इज इक्वल टू एक्स डी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोट लिख लीजिएगा। पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस reactance is always equal to direct axis reactance. तो एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस हम लेते हैं x1 और डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस xd। x1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। x1 पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x2 क्या करेगा? नेगेटिव सीक्वेंस, और x0 जीरो सीक्वेंस। करेक्ट। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा, उसमें हम देखेंगे नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क फॉर अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के केस में नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। 9981479724 मैसेज करिए आप, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।